नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बात होगी राज्यवार खबरों की और खेलों की दुनिया की भी बड़ी हलचल आपको दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर के बीच बर्लिन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच हरित और सतत ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर। रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, टीकाकरण के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकती सरकार। अदालत का टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव के आंकड़ों को सार्वजनिक करने का आदेश। रूस ने मारियोपोल से सैनिकों को हटाकर पूर्वी हिस्से में किया तैनात। मारियोपोल में इस्पात संयंत्र में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नैन्सी पेलोसी की कीव यात्रा को बताया अहम। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी हर्षदा शरद गरुण। महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में जीता स्वर्ण। प्रतियोगिता के पहले ही दिन खोला पदक का खाता। और खाड़ी समेत दुनिया के कई देशों में आज मनाई जा रही है ईद। इंडोनेशिया में लोगों में जबरदस्त उत्साह। देश भर में कल मनाया जाएगा ईद उल फितर का त्योहार। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज अपने आवास पर भूमि सुपोषण और संरक्षण पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा चलाए गए अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। निर्बाध दोहन से भूजल स्तर कम हो रहा है। ऐसे में भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक जैविक खेती आज आशा की नई किरण है। पंजाब से राज्यसभा के लिए निर्वाचित आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा, राघव चड्ढा और अशोक कुमार मित्तल ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने नए सदस्यों को शपथ दिलाई। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 2 साल की अवधि के लिए हुई है। तरुण कपूर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। वो 30 नवंबर 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बलवंत सिंह राजोआना की उस याचिका पर 2 महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है जिसमें उसने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में हुई हत्या के मामले में सुनाई गई मौत की सजा को करीब 26 साल से जेल में कैद होने के आधार पर आजीवन कारावास में बदलने का अनुरोध किया है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बिजली की खपत अप्रैल में सालाना आधार पर 13.6% बढ़कर 132.98 अरब यूनिट हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि गर्मी की शुरुआत और आर्थिक गतिविधियों में तेजी के चलते ये बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल अप्रैल में बिजली की खपत 117.08 BU थी। देश में 2 महीने से भी ज्यादा समय के बाद कोरोना की संक्रमण दर 1% के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 3157 नए मामले सामने आए हैं। 27 फरवरी को संक्रमण की दर 1.11% दर्ज की गई थी। साप्ताहिक संक्रमण दर 0.70% है। भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO आज संस्थागत निवेशकों के लिए खुल रहा है। आम जनता के लिए ये 4 मई से 9 मई तक उपलब्ध रहेगा। LIC IPO 17 मई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा। विमानन नियामक DGCA ने मुंबई दुर्गापुर उड़ान मामले की जांच के लिए एक बहुआयामी टीम गठित की है। स्पाइस जेट की मुंबई दुर्गापुर उड़ान को हवाई अड्डे पर उतरते समय रविवार को गंभीर वायुमंडलीय विक्षोभ का सामना करना पड़ा। इस दौरान इसमें सवार 15 लोग घायल हुए। व्हाट्सएप ने मार्च में 18.05 लाख भारतीय खातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा उपयोगकर्ताओं से मिली शिकायतों और इस मंच पर सेवा शर्तों के उल्लंघन को रोकने के लिए आंतरिक व्यवस्था के तहत किया गया है। अमेरिका के उत्तरी न्यू मैक्सिको के जंगलों में सूखे की वजह से लगी आग ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया है। बुलडोजर और विमानों द्वारा समर्थित 1000 अग्निशमकों और तेज हवाओं से आग तेजी से शहरों की तरफ फैल रही है। मेक्सिको के शहर सांता फे से करीब 30 मील दूर आग ने कई संपत्तियों को स्वाहा कर दिया है। अब खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने कारोबार को गति देने, सांस्कृतिक संपर्कों समेत द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने बर्लिन में हरित और सतत ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप बनाने का भी निर्णय लिया है। तीसरे देश में भी दोनों देश ग्रीन परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से काम करेंगे। भारत और जर्मनी दोनों ही देश इस महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। लोकतांत्रिक देशों के तौर पर भारत और जर्मनी कई कॉमन मूल्यों को साझा करते हैं। इन साझा मूल्यों और साझा हितों के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में हमारी द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कई देशों में बने संकट में हर मुमकिन मदद कर रहा है। जर्मन चांसलर ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अविलंब युद्ध रोकना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंद प्रशांत को दुनिया के व्यस्ततम इलाका बताते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस क्षेत्र में शांति की बेहद जरूरत है। हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है। Another success of our bilateral exchanges today is the agreement on a migration and mobility partnership, which allows us to benefit from the enormous potential of migration and skilled labour to both our countries' interest and benefit. This goes to show that our relationship is not only broad and intensive, but it is also based on a deep sense of trust. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जर्मनी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि 2021 में भारत और जर्मनी ने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया और दोनों देश साल 2000 से सामरिक साझेदार हैं। बर्लिन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बर्लिन पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। बर्लिन के होटल एडलॉन केम्पिंस्की पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मनमोहक गीत गाने वाले एक बच्चे से भी मिले और उसकी खूब प्रशंसा की। बर्लिन के बाद प्रधानमंत्री 3 मई को अब डेनमार्क जाएंगे, जहां वो अपने समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे और अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए फ्रांस में रुकेंगे, जहां वो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। और फिलहाल हम इसी खबर पर रुक करेंगे। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, प्रधानमंत्री की यूरोप यात्रा और फिलहाल जर्मनी में जो द्विपक्षीय बातचीत हुई है उसके हासिलात को हम किस तरह से देखें? देखिए प्रीति, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जर्मनी जो पूरा यूरोपियन यूनियन है उसमें सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है। और भारत और जर्मनी के बीच में आज जो शिखर वार्ता हुई, इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन जो हुआ, उसमें इस बात की तस्दीक करते हुए दोनों देशों ने बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग का निर्णय लिया है। और खास करके प्रीति, मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि 2030 एजेंडा है भारत और जर्मनी के बीच में, जो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलावा ग्रीन डेवलपमेंट की बात है, उसमें जर्मनी ने वादा किया है कि वो $10 बिलियन का निवेश करेगा भारत में। तो जिस तरीके से हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो पूरा दुनिया में जलवायु परिवर्तन को रोकने में हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह जो राशि है $10 बिलियन की, यह बहुत महत्वपूर्ण होगी। एक तो बात ये, दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण एक समझौता यह भी हुआ है कि दोनों देशों के बीच में माइग्रेशन से संबंधित एक समझौता हुआ है। मतलब जो वर्क फोर्स है, हमारा जो श्रम है, स्किल्ड लेबर है, उसके आने जाने पे बात हुई है और उसके आने जाने से संबंधित समझौता हुआ है। मतलब दुनिया, भारत के लोगों के लिए जर्मनी में जाके काम करने का एक बड़ा अवसर खुलेगा और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है हमारे लिए।
और तीसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता मैं कहूँ कि भारत और जर्मनी दोनों ने मिलकर तीसरे देश में, भारत और जर्मनी के अलावा किसी अन्य देश में भी सतत विकास, ग्रीन डेवलपमेंट से संबंधित जो भी संयुक्त प्रोजेक्ट हो सकते हैं उन संयुक्त प्रोजेक्ट पे काम करने का भी निर्णय लिया है। तो मतलब जो कोविड-19 पैंडेमिक हो या रूस यूक्रेन युद्ध से उपजी हुई जो एक स्थिति बन रही हो, उस स्थिति में जो भी देश संकट से गुजर रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत और जर्मनी ने एक तरीके से जिम्मेदारी ली है, वो ऐसे देशों की मदद भी करेंगे जो इन संकट से निपटने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का खास जिक्र किया कि भारत इस पूरी स्थिति से निपटने में पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ बनेगा। तो इस तरह का डिक्लेरेशन करने के बाद एक खास बात यह भी हुई कि हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाया गया है दोनों देशों के बीच में, जो एक कह सकते हैं ग्रीन जो एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी एक बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं प्रीति, और कह सकते हैं कि एक यात्रा में बहुत लंबे समय के बाद ये इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशन हुआ और नए चांसलर जर्मनी के बने हैं। और इस बीच में कह सकते हैं कि जो एक कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो लग रहा था कि संवाद कम हुई है, तो वो पूरी हो गई। एक बार फिर गति मिली है दोनों देशों की बातचीत के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से इस तरह के टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। कोर्ट की पीठ ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता की रक्षा की जाती है। ऐसे में जब तक कोविड संक्रमितों की संख्या कम है, तब तक सार्वजनिक क्षेत्रों में टीकाकरण नहीं करवाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध सामग्री और विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर वर्तमान कोविड-19 टीका नीति को स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित नहीं कहा जा सकता है। बच्चों के टीकाकरण के मुद्दे पर पीठ ने कहा कि विशेषज्ञों की राय पर कोई और अनुमान लगाना उचित नहीं है और टीकाकरण वास्तव में वैश्विक मानकों और व्यवस्थाओं का पालन करता है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। नए सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभालने के बाद राजनाथ सिंह के साथ उनकी ये पहली बैठक थी। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि उनकी प्राथमिकता संघर्ष के सभी मोर्चों पर मौजूदा और भविष्य की तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च स्तरीय सैन्य तैयारी सुनिश्चित करना होगा। Any hybrid threat that is posed on us from the other side, be it in terms of infiltration, terrorist attacks, or radicalization through social media, a number of other means. We are resolute in our effort to counter this, and I'm sure we'll succeed in this. खबर जीएसटी संग्रह से जुड़ी हुई। अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर जीएसटी संग्रह पहुंच गया है। अप्रैल 2021 की तुलना में अप्रैल 2022 में जीएसटी जो संग्रह है वो 20% बढ़ा है। अप्रैल 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपए रहा था। सकल जीएसटी संग्रह अप्रैल में 1.68 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड पर पहुंच गया और ये पिछले उच्च स्तर मार्च 2022 के 1.42 लाख करोड़ रुपए से करीब 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। आज की खबर, इसे आप टेलीविजन के अलावा संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। ये बुलेटिन संसद टीवी के यूट्यूब और फेसबुक पर भी देखा जा सकता है। साथ ही संसद टीवी, कू, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने सुझाव, प्रतिक्रिया, राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसका हमें इंतजार रहता है। और अभी रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार, साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे राज्यवार खबरों की। केरल, ओडिशा और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सभी जगहों पर 31 मई को चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 3 जून को वोटों की गिनती होगी। चुनाव के लिए 4 मई से नामांकन दाखिल किया जाएगा, जबकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 मई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा असम के शिवसागर जिले में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिनों के उपलक्ष्य में आयोजित योग उत्सव में शामिल हुए। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि उनका मंत्रालय इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐतिहासिक स्मारकों को व्यापक पहचान दे रहा है। पंजाब कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 26,454 भर्तियों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक विधायक एक पेंशन, घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम, मुक्तसर जिले में नरमे की फसल के खराब होने पर 41.8 करोड़ रुपए मुआवजे को भी मंजूरी दी गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के नेताओं से कथित तौर पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए भाषा का हथकंडा अपनाने और सीमा मुद्दे का इस्तेमाल नहीं करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्नाटक अपनी 1 इंच भी जमीन पड़ोसी राज्य को नहीं देगा। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी ने आरोप लगाया है कि असम पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें बर्बाद करने के लिए डिजाइन की गई एक पूर्व नियोजित साजिश थी। उन्होंने कहा कि यह एक विधायक के लिए प्रोटोकॉल और नियमों की घोर अवहेलना है। उत्तर प्रदेश में व्याप्त बिजली संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत पर जोर दिया है और कहा है कि विभागीय मंत्री अपने महकमे की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करके हर स्तर पर बदलाव के प्रयास करें। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के मुताबिक कार्य योजना तैयार की जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 4 धाम यात्रा मार्ग पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंस पूरी यात्रा के दौरान मौजूद रहेगी और लोगों को सुविधा प्रदान करेगी। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलते ही 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को भी सीमित कर दिया है। अब हर रोज 15,000 श्रद्धालु ही बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने जा सकेंगे। उत्तराखंड सरकार वेद, पुराण, उपनिषद, गीता और रामायण जैसे ग्रंथों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का विचार कर रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दून विश्वविद्यालय में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि छात्रों को अपनी संस्कृति और समृद्ध ज्ञान परंपरा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इन ग्रंथों की सामग्री को शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर विचार किया जा रहा है। ओडिशा में बढ़ते तापमान और हीट वेव की वजह से सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। प्रदेश में अब स्कूल सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चलेंगे। राज्य भर के स्कूलों में यह फैसला आज से लागू कर दिया गया है। बात मौसम से जुड़ी खबर की। मार्च और अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने के बाद मई की शुरुआत में मौसम में कुछ तब्दीली शुरू हुई है। देश भर के कई हिस्सों में बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने दिन के वक्त आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धूल भरी आंधी के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इससे तापमान में गिरावट होने की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली में भी बारिश हो सकता है। मेनली 3 तारीख को जो है ये जो एरिया है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये येलो अलर्ट में है और स्ट्रांग विंड रहेगा कल और बारिश भी होगा। हरियाणा, पंजाब के साथ राजस्थान में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के कई जिलों में गर्मी 45 डिग्री के पार बनी हुई है। वहीं हरियाणा में आंधी चलने से लोगों को कुछ राहत मिली। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने सभी राजनीतिक दलों से मतभेदों को भुलाकर जनहित में काम करने की अपील की है। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच गोटबाया राजपक्षे ने सभी राजनीतिक दलों को अपने मतभेद को भुलाकर एक साथ आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने सभी दलों से जनहित के लिए संघर्ष में हाथ मिलाने की अपील की। और इस बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने यह कहते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया कि संसद में उन्हें बहुमत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति ने उनसे इस्तीफा देने की निजी तौर पर अपील की है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को सूचित कर दिया है उन्होंने कि वो ऐसे समय में पद नहीं छोड़ेंगे जब वो आर्थिक संकट को
सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति उन्हें हटाना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। रूसी सेना की घेरेबंदी के बीच यूक्रेन के मारियुपोल शहर के एक इस्पात संयंत्र के भीतर छिपे यूक्रेनी नागरिकों को बाहर निकालने का अभियान शुरू कर दिया गया है। यूक्रेन सेना की ओर से जारी किए गए वीडियो में बुजुर्ग महिलाओं के अलावा महिलाएं और बच्चे अजोवस्टाल इस्पात संयंत्र से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को बस में बिठाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। इस्पात संयंत्र की सुरक्षा के लिए तैनात अजोव रेजिमेंट के उप कमांडर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और अन्य समूहों से संयंत्र से बाहर जाने वाले यूक्रेनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी से कीव में हुई मुलाकात को मुश्किल समय में समर्थन का एक अहम कदम बताया। पेलोसी और अमेरिका के 5 से अधिक सांसदों ने सप्ताह के अंत में ज़ेलेंस्की और उनके शीर्ष सहयोगियों से मुलाकात की थी। इस दौरान रक्षा आपूर्ति, वित्तीय समर्थन और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। रूसी सेना से घिरे राष्ट्र के साथ अमेरिकी एकजुटता दिखाने और जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए नेताओं ने यूक्रेन की यात्रा की। यूनान के हेराक्लियोन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हर्षदा शरद गरुड़ स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही हैं और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। यानी खेल की दुनिया से बेहद अच्छी खबर आज भारतवासियों को मिली है। हर्षदा ने महिलाओं के 45 किलोग्राम में कुल 153 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता और प्रतियोगिता के पहले ही दिन भारत के पदक का खाता खोल दिया। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में इससे पहले 2013 में मीराबाई चानू ने कांस्य, जबकि पिछले साल अंचिता शिवली ने रजत पदक जीता था। देश भर में ईद उल फितर का त्योहार कल मनाया जाएगा। इस मौके पर ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जाएगी। वहीं खाड़ी देशों में ईद आज मनाई जा रही है। दुनिया भर में ईद उल फितर का पर्व मनाने के लिए इस बार लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों और यात्रा प्रतिबंधों के कारण पिछले 2 साल से लोग ईद का जश्न पूरे हर्षोल्लास से नहीं मना पाए थे। ईद उल फितर को रमजान के 1 महीने बाद मनाया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं ओडिशा में चल रही शिल्प प्रदर्शनी की तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।